हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार जांगिड़ आज आपके लिए एक नई कृषि लेके आया हूँ। जैसे अपन ने स्थानांतरित कृषि पढ़ ली, जीवन निर्वहन कृषि पढ़ ली, जीवन निर्वहन कृषि के अंदर आदिम जीवन निर्वहन कृषि या स्थानांतरित कृषि पढ़ ली अपन ने। इसके अलावा गहन जीवन निर्वहन कृषि पढ़ ली। इसके दो भाग है, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान, ये पढ़ लिया अपन ने। अब आज के वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अब जैसे नाम से पता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इसका मतलब ये केवल व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। किस उद्देश्य से की जाती है? व्यापार के उद्देश्य से। इस कृषि का जन्म कहाँ? ये कृषि सबसे पहले प्रचलन में कहाँ आई? तो आप लोग बता दो कि यूएसए के अंदर सबसे पहले ये प्रचलन में आई थी। ठीक है ना। और यूएसए के अलावा ये जो विश्व के जो विकसित देश है, इन विकसित देशों के अंदर इस प्रकार की कृषि जो मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो अपन इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। देखो 19वीं सदी में अपने जो औद्योगिक क्रांति हुई, 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के कारण इस कृषि की उत्पत्ति मानी गई है। मतलब औद्योगिक जो क्रांति हुई, उस क्रांति के द्वारा जो आर्थिक और प्राकृतिक जो परिवर्तन आए थे, उन परिवर्तनों के कारण इस कृषि की शुरुआत मानी गई है। इसको अपन बोलते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। ठीक है, इसके क्षेत्र कौन कौन से? क्षेत्र में देखो इसमें आ जाएगा रूस, यूएसए आ गया, कनाडा आ गया, अर्जेंटीना आ गया, दक्षिण अफ्रीका आ गया, और एक ऑस्ट्रेलिया आ गया, और ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक तो देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। ये जो देश है वो इस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। और आप लोगों को बताना है कि 19वीं सदी के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई थी, उस औद्योगिक क्रांति में जो आर्थिक परिवर्तन हुए, इन आर्थिक परिवर्तनों का परिणाम ही विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है। विस्तृत का मतलब बड़ा होता है, और वाणिज्य का मतलब इसमें जो कृषि कार्य किया जाता है, जो अनाज का उत्पन्न होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना या बेचना और मुनाफा कमाना, इसका मेन उद्देश्य। इसके क्षेत्र में ध्यान रखना, रूस, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इन क्षेत्रों के अंदर भी ये कृषि मुख्य रूप से की कहाँ पर जाती है? तो आप लोग बड़े आसानी से इसका उत्तर बता सकते हो कि इन क्षेत्रों में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ये कृषि की जाती है। कौन कौन से घास के मैदान है? देखो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बताता हूँ अभी आपको। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब देखो एक पहला जो नाम आता हुआ है प्रेरी या प्रेरीज, ये यूएसए प्लस कनाडा में आता है। ठीक है ना, यूएसए प्लस कनाडा में आता है। दूसरा आता है पंपाज, क्या आता है आपका? अर्जेंटीना के अंदर। ठीक है, अर्जेंटीना में आता है। तीसरा आता है आपका, इसको बोलते हैं अपन वेट्स, ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, इसके विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, तो वो नाम मैं लिख रहा हूँ। प्रेरी यूएसए कनाडा में बोलते हैं, पंपाज अर्जेंटीना में बोलते हैं, वेट्स बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका के अंदर। साथ में एक नाम आता है डाउन्स, ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके अलावा एक नाम आता है स्टेपी होता है यूरेशिया के अंदर। यूरेशिया का मतलब होता है यूरोप और एशिया। इन दोनों का जो शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, उसके अंतर्गत भी इस प्रकार के घास के मैदान जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। साथ में एक होता है न्यूजीलैंड, जिसमें बोलते हैं इसको
कैंटरबरी, ये न्यूजीलैंड में कहा जाता है इसको। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि विश्व में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं, इनका विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से नाम है। तो इसको विश्व के मानचित्र में भी अपन देखते हैं कि विश्व के मानचित्र में किस प्रकार से इनकी स्थिति बनी हुई है। तो देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर ये जो वो विश्व का मानचित्र है मानचित्र, ठीक है। अब इस मानचित्र में अपने को दिखाना है ये क्षेत्र की विस्तृत वाणिज्य राजकोषीय का क्षेत्र। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, संकेत में देना है, संकेत। संकेत में आपको एक छोटा सा खाना बनाकर उसमें संकेत बनाना है इस प्रकार से, और नाम लिखना है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र, ये क्षेत्र है। इसके अंदर देखो प्रेरित और पंपात सबसे पहले अपन देखेंगे। तो प्रेरित पंपात यूएसए और कनाडा के अंदर है। तो लगभग देखो ये एक क्षेत्र आता है इसमें दोनों भागों के अंदर। इस भाग को अपन बोलते हैं प्रेरित, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर हमने को दिखाना है, कनाडा में और यूएसए में। एक तो ये आ गया। पंपात जो है वो आपका अर्जेंटीना में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देंगे अपन पंपात। इसी प्रकार यूएसए के अंदर ये जो स्टेपी प्रदेश है यूएसए का, ये एक लंबी चौड़ी पट्टी के रूप में यहाँ पर मिलेगा आपको, काफी दूर में इसका विस्तार है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं डाउन्स। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं डाउन्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मिलेंगे आपको डाउन्स। ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र आ गया। न्यूजीलैंड का क्षेत्र आ गया, पूरा वो न्यूजीलैंड के अंदर मिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये वेल्स है। तो इस प्रकार से ये जो मैंने क्षेत्र चिन्हित किए हैं, ये क्षेत्र है जहां पर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ विश्व का मानचित्र बनाने का प्रयास कीजिए, किताब में देखकर बना लीजिए, और उसके अंदर ये क्षेत्र आपको दिखाना है। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन अगर आए तो उसमें आपको मानचित्र में ये जरूर ही करके आना आप लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि जो है उसका जो क्षेत्र है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विश्व के मानचित्र में भी आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार से ये विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है, ठीक है। अगर इससे आपको करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसके बाद में आप मानचित्र को बड़े आराम से कर लेना। अब इसकी विशेषता क्या है? विस्तृत वाणिज्य जो अनाज कृषि है, इस विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? इसमें देखो सबसे पहले इसकी महत्व विशेषता है खेतों का आकार विस्तृत होता है। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। कितना हो सकता है? लगभग कम से कम 240 से लेकर 16,000 हेक्टेयर के बीच में हो सकता है, ठीक है ना। 240 से लेकर 16,000 हेक्टेयर के बीच में इसमें खेतों का आकार होता है। तो मतलब खेतों की साइज बहुत बड़ी होती है। यूएसए के अंदर जो है एवरेज में 400 हेक्टेयर के खेत हम पाए जाते हैं। यूएसए के अंदर जो है
खेत कितने हेक्टेयर के पाए जाते हैं? 400 हेक्टेयर के अंदर। इसमें देखो कि खेतों की जो जमीन जो होती है उस जमीन की कीमत क्या होती है? कम होती है। और जमीन की कीमत कम होने के कारण यहाँ पर जो खेत है वो खेत खरीदना सस्ता भी है और किसानों के पास में बड़े बड़े खेतों का बड़े आकार के खेत वो पाए जाते हैं। तो पहली सबसे बड़ी विशेषता इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। 240 से लेकर 16,000 हेक्टेयर के बीच में यहाँ पर खेत जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, यंत्रीकरण के कारण इतने बड़े क्षेत्रों का रखरखाव भी हुआ है। दूसरी बात, स्टेपी क्षेत्र जो है, स्टेपी क्षेत्र में सघन बस्तियां पाई जाती है, सहकारी कृषि वहाँ पर की जाती है। और बाकी के क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर जो बस्तियां हैं वो क्या पाई जाती है? बिखरी हुई रूप में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा विशेषता इसमें खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। दूसरी इसकी विशेषता है, इसमें यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है ना? या ऐसे भी बोल सकते हैं अपन कि यह कृषि अत्यधिक कृषि यंत्रित है या यंत्रीकृत कृषि है, ऐसे बोल सकते हैं। क्यों है? क्योंकि खेतों का इतना बड़ा आकार है तो इसमें मानवीय श्रम तो अपन नहीं कर सकते अपन। ठीक है ना? मानवीय श्रम के द्वारा तो इस कृषि के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बड़े बड़े जो खेत है, इन बड़े बड़े खेतों के अंदर यंत्रों के द्वारा कार्य किया जाता है और उसी के कारण जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर होता है। मतलब एक कृषक जो है ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का प्रयोग करता है, जिससे मानवीय श्रम की बचत हो सकती है। ठीक है ना? मतलब कौन कौन से यंत्र हो गए? जैसे मान लो खेत की निराई गुड़ाई करनी है, खेत की बुआई करनी है, कटाई करनी है, अनाज निकालने का कार्य, ये जितने भी कार्य वो सारे के सारे मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि इस कृषि के अंदर यंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता क्या है? अनाज का भंडारण करने के लिए, अनाज का भंडारण करने हेतु, अनाज का भंडारण करने हेतु बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। भाई अनाज का उत्पादन ज्यादा होता है तो उनके रखरखाव के लिए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण भी किया जाता है। ठीक है ना? बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं। इनको जो बड़े गोदाम होते हैं इनके बारे में ऐसे कह सकते हैं कि पारंपरिक जो बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है उसका निर्माण किया जाता है। विशाल मशीनरी शेड, मशीनरी शेड का मतलब मशीनों को एक जगह छाया करने के लिए मशीनरी शेड बनाए जाते हैं। साथ में और भी इनकी गोदाम वगैरह है वो एलिवेटर वगैरह जो है भंडारण की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, दो इसकी विशेषता हुई। तीसरी बात, सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती है। मतलब कई क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बिना सिंचाई के द्वारा भी यहाँ पर जो कृषि कार्य है वो किया जा सकता है। तो इसकी एक बड़ी विशेषता ये भी है कि सिंचाई की भी जाती है और कुछ जगह पर इसकी सिंचाई बिल्कुल भी नहीं की जाती है। ठीक है, इसमें देखो अकाल, ओला या पाला, वह पाले का प्रकोप अधिक होता है। प्रकोप क्या होता है इसका? अधिक है, क्योंकि वर्षा पर आधारित है। तो अकाल पड़ गया तो किसान के सामने बड़ी संकट खड़ा हो जाता है। ओलावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि के कारण भी फसल खराब हो जाती है। या अगर पाला जम गया तो पाले के अंदर भी ये फसल खराब हो जाती है। छठी विशेषता क्या होती है? इसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि खेतों का आकार बड़ा है तो मशीन खरीदने के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। खेत खरीदने के लिए भी बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है और उन खेतों में काम करने के लिए जो मशीनें होती है उन मशीनों को खरीदने के लिए भी बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि ये पूंजी प्रधान कृषि है।
ठीक है ना। तो पूंजी की आवश्यकता भी ऐसी कृषि के अंदर क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मुख्य फसल जो है, मुख्य फसल क्या है, मुख्य फसल है गेहूं। मुख्य फसल कौन सी है, गेहूं की फसल है। मुख्य रूप से गेहूं पाया जाता है, पर बड़े पैमाने पर इसका एवरेज उत्पादन कितना आ जाएगा गेहूं का, तो एवरेज जो उत्पादन है वो 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हो सकता है। 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से यहाँ पर उत्पादन किया जा सकता है। गेहूं की फसल बोई जाती है, और गेहूं की जो फसल है वो दो खेती की जाती है। क्योंकि एक साल में कितनी खेती की जाती है, 2 खेती की जाती है। एक तो बसंतकालीन गेहूं उगाया जाता है और एक शीतकालीन के अंदर। तो ठंडे भाग के अंदर बसंतकालीन में और शीतकाल वाला जो गर्म दक्षिण भाग उसके अंदर ये खेती की जाती है। ठीक है। इसके अलावा गेहूं का उत्पादन क्यों किया जाता है, क्योंकि बाजारों में इसको आसानी से बोया जा सकता है। गेहूं के अलावा जो है, इसके अलावा जौ, मक्का, फ्लेक्स, ये जो फसलें हैं ये भी मुख्य रूप से बोई जाती है। गेहूं या गेहूं के अलावा जो मक्का, फ्लेक्स वगैरह जो ना ये फसलें भी बोई जाती है। और गेहूं प्रधान है, ध्यान रखना, गेहूं की फसल जो इसके अंदर प्रधान होती है। और गेहूं की फसल प्रधान क्यों होती है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है और इसको बाजार में आसानी के साथ में भेजा जा सकता है, इसलिए ये भी इसकी एक बड़ी विशेषता है। ठीक है। रूस के अंदर देखो फ्लेक्स, सोयाबीन, मवेशी, रूस में फ्लेक्स, सोयाबीन, ठीक है, इनको मुख्य रूप से बोया जाता है। साथ में मवेशी भी अधिक रखते हैं, पशुपालन में मतलब मुख्य रूप से इसके साथ साथ में कर लेते हैं। तो आइडिया इस प्रकार से ये भी इसकी एक बड़ी विशेषता हो जाती है। इसके अलावा देखो और अगर हम बात करें तो गेहूं और जो है वो कम पानी की आवश्यकता वाले, कम पानी के अंदर भी उत्पादन हो सकते हैं। जैसे अर्ध शुष्क और स्टेपी के अंदर सिंचाई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि क्षेत्रों के अंदर वर्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये अपनी एक विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषता होगी। आप लोगों को समझ में आया होगा, इसका क्षेत्र समझ में आ गया होगा, इसकी विशेषता समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो विश्व के जो विकसित देश है, इन विकसित देशों के अंदर इस कृषि की उत्पत्ति मानी गई है। कहाँ पर, विशेष तौर से यूएसए के अंदर। क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के जो आर्थिक प्रभाव थे उसी के कारण इस कृषि की उत्पत्ति मानी गई। क्षेत्र बता दिए मैंने, कहाँ पर, कनाडा, यूएसए, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है। इनके कौन से क्षेत्र है, घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। विभिन्न क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम है, जैसे मैंने बताया था, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और यूएसए के अंदर, पंपाज अर्जेंटीना में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका के अंदर, और स्टेपी जो है यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया का जो भाग है, उत्तरी भाग, इसको यूरेशिया साथ में बोलते हैं, यूरोप एशिया, उस भाग में मतलब कुछ भाग यूरोप में आ गया, कुछ एशिया में आ गया, रूस के अंदर। तो ये भाग आ गया। दक्षिण अफ्रीका में वेल्स कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहा जाता है, न्यूजीलैंड में इसको कैंटरबरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इन क्षेत्र, मैंने क्षेत्र विश्व के मानचित्र में आपको करा दिया। साथ में इसकी विशेषता, खेतों का आकार बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कितनी साइज हो सकती है, 1600 से लेकर 240 से लेकर 16,000 हेक्टेयर तक के इसमें खेत होते हैं। यूएसए में जो है 400 हेक्टेयर तक के खेत, 16,000 नहीं, 1600 हेक्टेयर है ना। यूएसए में 400 हेक्टेयर एवरेज इसका खेत आ जाता है। यंत्रों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि आकार बड़ा होता है खेतों का, तो वहाँ पर काम करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अनाज का भंडारण करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए जाते हैं, ठीक है ना। सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, खादों का भी प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का प्रयोग भी किया जाता है, उर्वरकों का प्रयोग भी होता है। अकाल पाला वगैरह में उसका प्रकोप ज़्यादा होता है, पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें उनको खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। साथ में उनकी फसल गेहूँ है, गेहूँ के अलावा जौ, मक्का, फ्लेक्स, सोयाबीन वगैरह ये अन्य फसलें हैं। एवरेज उत्पादन 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ऐसे कर लेते हैं, इसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन ज़्यादा होता है, प्रति व्यक्ति उत्पादन
अधिक तथा प्रति हेक्टेयर कम होता है, प्रति हेक्टेयर कम होता है, ये भी इसकी विशेषता है। उत्पादन प्रति व्यक्ति ज्यादा और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की पूरी वीडियो समझ में नहीं है तो उसको दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि विशेषता वगैरह मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, मानचित्र आपको घुमा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के अंदर अपने एक नई कृषि पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।